अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, भारत में ही होगा S-400 मिसाइल सिस्टम का मेंटेनेंस। जी हाँ, रशिया से हुई बहुत बड़ी डील, अमेरिका को लगा तगड़ा झटका, तो वही बताएंगे। म्यांमार में विद्रोहियों ने चीन सीमा से लेकर भारतीय बॉर्डर तक कर दिया कब्जा, जिसके बाद एक्शन में आए भारत के चाणक्य। तो वहीं इजराइल हमास जंग की चपेट में आया, गौतम अडानी का पोर्ट हूती विद्रोहियों ने कर दिया हमला। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता खत्म होने की चिट्ठी पहुंच चुकी है राष्ट्रपति के पास। किसने भेजी है चिट्ठी, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की सबसे पावरफुल सेना है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत में ही होगा S-400 मिसाइल सिस्टम का मेंटेनेंस का काम। जी हाँ, रशिया से हुई भारत की बहुत बड़ी डील। बता दें, रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम की मेंटेनेंस का काम अब भारत में किया जाएगा। भारत ने रशिया से $5.4 अरब में S-400 मिसाइल सिस्टम की 5 यूनिट की खरीद की थी। इनमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है, जबकि 2 को रशिया ने ही रोक दिया है। बताया गया था कि रशिया भारत के लिए बनाए गए S-400 सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। जी हाँ, ऐसे में इन सिस्टम्स की डिलीवरी के बाद इनके मेंटेनेंस के लिए एक सेटअप भारत में स्थापित किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब रशिया S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए अपने देश से बाहर कोई मेंटेनेंस फैसिलिटी स्थापित करेगा। रूस ने S-400 मिसाइल को भारत के अलावा चाइना और तुर्की को भी बेचा है। जी हाँ, सूत्रों ने स्पुतनिक इंडिया को बताया है कि एक बार जब S-400 के सभी 5 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे, तो भारत में इस एयर डिफेंस सिस्टम के पुर्जों के निर्माण की तैयारी की जाएगी। दोस्तों, ये डील का नाम सुनते ही अमेरिका को तगड़ा वाला झटका लगने वाला है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत और रशिया के रिश्ते मजबूत हो। स्पेशली किसी भी चीज का प्लांट को शेयर किया जाए, ये अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता, और यही होता नजर भी आ रहा है। ऐसे में तगड़ी वाली मिर्ची लगनी तो जायज है। अमेरिका को इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। और रशिया अमेरिका के बीच बस इतना सा फर्क है कि रशिया भारत को कभी रोक टोक नहीं करता कि तुम हमारे दुश्मन देशों के साथ बात करो या कुछ भी करो, लेकिन अमेरिका हमेशा से चिढ़ता आया है कि रशिया से भारत के रिश्ते मजबूत क्यों हो रहे हैं। हमेशा से अमेरिका को प्रॉब्लम रही है, जबकि रशिया के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे में भारत और रशिया के रिश्ते को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और इस सवाल का भी जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या कभी अमेरिका भारत के लिए भरोसेमंद साबित हो पाएगा इन फ्यूचर, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, म्यांमार में विद्रोहियों ने चीन सीमा से लेकर भारतीय बॉर्डर तक किया कब्जा। एक्शन में आए भारत के चाणक्य। जी हाँ, म्यांमार में लंबे समय से जारी गृह युद्ध में अब सत्तारूढ़ सेना जुंटा हार की कगार पर खड़ी है। विद्रोहियों ने चाइना की सीमा से लेकर भारत की सीमा तक लगभग कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में हजारों म्यांमार के लोग भारत में शरण के लिए मजबूर हो गए हैं। इस बीच म्यांमार से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी भी बढ़ गई है। म्यांमार में चल रहे इस गृह युद्ध के दौरान चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन इस समय म्यांमार में सत्तारूढ़ जुंटा सेना और विद्रोही दोनों को हथियार की सप्लाई कर रहा है। दूसरी तरफ भारत सैन्य जुंटा को ही मदद दे रहा है। वहीं अब इस मसले को लेकर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने खुलकर पिक्चर में आते दिखाई दिए हैं, खुलकर सामने आए हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बुधवार को नई दिल्ली में म्यांमार के डिप्टी पीएम थान शुए से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने म्यांमार में जारी भारी हिंसा और अस्थिरता पर गहरी चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री ने म्यांमार से भारत में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर थान शुए को आगाह कर दिया। म्यांमार में फरवरी 2021 में सैन्य शासन आने के बाद यह पहली बार है जब भारत ने खुले तौर पर म्यांमार के किसी वरिष्ठ नेता से मुलाकात को सार्वजनिक किया है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद पश्चिमी देशों ने म्यांमार पर कई तरह के कड़ी प्रतिबंध लगा दिए हैं। जी हाँ, भारत म्यांमार को इस संकट से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करने को तैयार है। मैंने थान शुए को अवैध मादक पदार्थ, हथियार और मानव तस्करी को लेकर आगाह किया, यह कहना है जयशंकर जी का। इसके साथ ही मायावाड़ी में फंसे भारतीय नागरिकों की जल्द वापसी के लिए सहयोग की भी मांग की। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इजराइल हमास जंग की चपेट में आया, गौतम अडानी का पोर्ट हूती विद्रोहियों ने कर दिया हमला। जी हाँ, इजराइल के हाइफा पोर्ट पर हूती विद्रोहियों ने ड्रोन के जरिए हमला किया है। ये वही पोर्ट है जिसके संचालन के लिए भारत के उद्योगपति गौतम अडानी ने करार किया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाइफा पोर्ट इजराइल के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यहाँ से लगभग 99% सामान समुद्र के रास्ते आता जाता है। ईरान के समर्थन वाले हूती लड़ाकों के प्रवक्ता यंधा सारी ने बुधवार को टीवी पर एक बयान में इस पोर्ट हमले पर के बारे में जानकारी दी। उसने कहा कि पुर्तगाली झंडे वाले कंटेनर जहाज को निशाना बनाया गया। हालांकि इजराइल ने हूती विद्रोहियों के इस हमले से इनकार किया है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर, 2 आतंकी गुटों ने मिलाया हाथ। चीनी प्रोजेक्ट पर
हमला करके बंधकों को ले जाते थे अफगानिस्तान। बता दें, पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक वरिष्ठ कमांडर ने दावा किया है कि उनका संगठन बलूचिस्तान में प्रतिबंधित अलगाववादी समूहों के साथ मिलकर 60 अरब डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। ये दावा अशांत बलूचिस्तान सूबे के गृह मंत्री मीर जिया लंगरोव ने बुधवार को क्वेटा में किया। लंगरोव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तहरीके तालिबान के रक्षा शूरा प्रमुख नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर को हाल में सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान से तब गिरफ्तार किया जब वो सूबे में आतंकवादी हमले की योजना बना रहा था। मौलवी मंसूर ने बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर कुछ अहम खुलासे किए हैं। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार ये गिरफ्तारियां संघीय कैबिनेट द्वारा ऑपरेशन अज़्म इत्तेहकाम को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, भारत से दुश्मनी में हमारा भरोसा नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। आखिर क्यों बदल रहे हैं पाकिस्तान के सुर? अचानक देखने को मिला है दोस्तों, वो भी लगातार पिछले 2 दिनों से। आपको बता दें, मोदी 3.0 की शुरुआत होते ही पाकिस्तान ने माफी मांगने की तैयारियां शुरू कर दी है। जी हाँ, अब तक पाकिस्तान इंतजार कर रहा था कि लोकसभा इलेक्शन के बाद सरकार बदल जाएगी तो फिर अभी माफी मांगने का ठीक समय नहीं है। अगर सरकार बदली तो माफी नहीं मांगेंगे, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही पाकिस्तान को पता चल चुका है कि मोदी की सरकार फिर तीसरी बार कॉन्सिक्वेंटली बन चुकी है, तो अब उसके पास माफी मांगने के अलावा कोई और चारा बचा ही नहीं है कि वो भारत के साथ रिश्ते बहाल कर सके बिना माफी मांगे। पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत के साथ अच्छे पड़ोसियों वाला संबंध चाहता है। असल में 25 जून को जब भारत में लोकसभा सांसदों का शपथ ग्रहण हो रहा था, उस समय पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने भारत के साथ संबंध ठीक करने की बात की। इतना ही नहीं, इशाक डार ने यह भी कहा कि भारत से दुश्मनी बनाए रखने में पाकिस्तान का भरोसा नहीं है। चूड़ियों के डर से पाकिस्तान ने भारत से दुश्मन खत्म करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में अचानक दिल्ली से दोस्ती की बात हो रही है। पूरी वजह समझने से पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम प्राइम मिनिस्टर का बयान जानिए। भारत के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक रूप से अशांत रहे हैं। पाकिस्तान लगातार दुश्मनी में विश्वास नहीं रखता। हम भारत के साथ अच्छे पड़ोसियों वाले संबंध चाहते हैं। इस्लामाबाद में एक भाषण देते हुए इशाक डार ने सीधे मोदी जी से माफी मांगने का ऐलान किया। बयान का मतलब यही है कि अतीत में यानी पास्ट में हमारे संबंधों में गड़बड़ी हुई, अब पाकिस्तान सुधर गया है और भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक करना चाहता है। ये बयान किसी ऐसे वैसे पाकिस्तानी ने नहीं दिया। इशाक डार पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के बाद नंबर 2 हैं, यानी डिप्टी पीएम है और साथ ही वो विदेश मंत्री भी है। हालांकि ये बयान देते समय इशाक डार ने असली वजह नहीं बताई। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सरकार बनता देख पाकिस्तान अब हाथ जोड़ने पर घुटनों पर आ चुका है और भारत से माफी की गुहार लगा रहा है और रिश्ते बढ़ाना चाह रहा है। और वो कह रहा है कि हमको अकल आ चुकी है कि दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, व्यापार करते हैं, मिलकर साथ में देश को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, उन जख्मों का क्या, उन चोट का क्या जो पाकिस्तान ने बीते समय में दिया है? दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखकर आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा आज उसके शेयर करिएगा ताकि हमारी बात को लोग समझ सके और उस हिसाब से अपनी राय दे। हालांकि एक और खबर की बात करते हैं जहां भारत से पंगा लिया था, अब कर्ज की किस्त भी नहीं चुका पा रहा है मालदीव। रेटिंग एजेंसी ने दे दी उसको चेतावनी। बता दें, चीन के जाल में पाकिस्तान फंसा तो उसकी अर्थव्यवस्था पर संकट आ गया। अब ऐसा ही मालदीव के साथ हुआ है। मालदीव भी डिफॉल्ट होने के कगार पर है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने चेतावनी जारी की है। फिच ने मालदीव की क्रेडिट रेटिंग भी घटा दी है। फिच ने चेताया है कि दक्षिण एशियाई देश अपने कर्ज चुकाने से चूक सकता है। मालदीव को अंतर्राष्ट्रीय कर्जों की किस्त चुकाने में दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि मालदीव पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। पिछले दिनों ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने चेतावनी दी थी कि मालदीव पर कर्ज का खतरा मंडरा रहा है। यह चेतावनी तब आई थी जब मालदीव ने चीन से और ज्यादा कर्ज लेने की मंशा जाहिर की थी। उस पर फिलहाल सबसे ज्यादा कर्ज चीन का ही है। दोस्तों, अब फिच ने भी मालदीव की रेटिंग B- से घटाकर CCC+ कर दिया है। CCC रेटिंग उन देशों को दिया जाता है जहां वित्तीय संकट की संभावना अधिक से अधिक हो। फिच ने एक बयान में कहा कि मई में मालदीव का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार घटकर 49.2 करोड़ डॉलर पर आ गया था। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं लगे हाथों आपको बता दें, भारत में अल्पसंख्यकों के घर तोड़े गए, गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, अमेरिका ने मोदी सरकार को लेकर फिर उगला है एक बार जहर। आपको बता दें क्या चाहता है अमेरिका। दरअसल अमेरिका ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कई बड़े आरोप लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की 2023 की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत के संबंध में अनर्गल बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों, हेट स्पीच का जिक्र है और अल्पसंख्यकों के घरों व पूजा घरों में ध्वस्तीकरण के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में अमेरिका ने अल्पसंख्यक समूहों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों पर हिंसक हमलों का उल्लेख किया है। साथ ही यहूदी और मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ती कट्टरता पर चिंता भी जताई है। जी हाँ, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन
ने वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका गाजा युद्ध में के कारण यहूदी विरोधी भावना और इस्लामोफोबिया का सामना कर रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि भारत में हम धर्मांतरण विरोधी कानूनों, अभद्र भाषा, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने रिपोर्ट पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। इस पर दोस्तों आपका जवाब तो बनता है, आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे अमेरिका को जो रह रहा है भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाता रहता है और अब जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को लेकर भारत पर इल्जाम लगाए, इसका जवाब तो बनता ही दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, एक तरफ भारत पर इल्जाम लगा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर भारत के लोकसभा चुनाव की तारीफों के पुल भी बांध दिए और कह दिया कि दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया मना रही है भारत, और उन्होंने इसे असाधारण उपलब्धि भी बताया। आपको बता दें, अमेरिका ने एक बार फिर भारत के लोकसभा चुनाव की सराहना की। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी सरकार दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया मना रही है और उन्होंने इसे असाधारण उपलब्धि बताया। मिलर ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चुनाव के नतीजे में अमेरिका किसी का पक्ष नहीं लेता, इस मामले में भारत के लोग ही फैसला कर सकते हैं। अमेरिका में कई समूह और लोग भारत में लोकतंत्र तोड़ना चाहते हैं और लोगों ने चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए यहाँ से धन भेजने की बात स्वीकार की। इस बारे में पूछे जाने पर मिलर ने कहा कि मैं किसी एक विशेष रिपोर्ट पर बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, मगर मैं आपको बता सकता हूँ कि जब भारत के चुनाव की बात आती है, हम अमेरिकी सरकार की ओर से बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हम दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र की सबसे बड़ी कवायद का जश्न मना रहे हैं। ये एक असाधारण उपलब्धि थी। तो वहीं बता दें, असेंबली में खड़े होकर फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की चीन से दोस्ती की खोल डाली पोल। जो बातें कही हैं वाकई में भारत की बात सच साबित होती नजर आई है। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की चीन से चल रही दोस्ती की पोल खोल कर रख दिया। उन्होंने चीन से रिश्तों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम चीन पर जान लुटा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, तो इसका क्या मतलब है। नेशनल असेंबली में बोलते हुए मौलाना के नाम से मशहूर फजलुर रहमान ने कहा कि मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर चीन गए। उन्होंने रिश्तों पर बहुत मेहनत की, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे प्रधानमंत्री डिप्लोमेसी में नाकामयाब साबित हुए हैं। चीन के मंत्री यहाँ आए, हमने उनके सामने दिल खोल कर रख दिया और उनकी ओर से बयान आया कि पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता नहीं है। ये हमारी सरकार के फेल होने को दिखाता है। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बेशक पुरानी है, क्या शायद अब पाकिस्तान पर चीन का भरोसा डगमगाने लगा है। दरअसल चीन की नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कई चिंताएं हैं। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान में चीनियों पर हुए हमले हैं। इस साल मार्च में खैबर पख्तूनख्वा की कोहिस्तान जिले में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर जा रहे चीनी नागरिकों के काफिले पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था। हमले में 5 चीनी नागरिक मारे गए थे। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले फवाद चौधरी ने बताया जेल में क्या क्या हुआ। कहा मेरे साथ जो हुआ वो बताते हुए शर्म आती है। यानी भारत पर कटाक्ष करने वाला फवाद चौधरी आज पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के न्यायिक व्यवस्था से परेशान हो चला है। आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता फवाद चौधरी हालिया दिनों में काफी चर्चा में रहे हैं। चौधरी ने भारत में हुए आम चुनाव और राजनीतिक घटनाक्रमों पर लगातार टिप्पणियां की हैं। खास तौर से सत्ताधारी बीजेपी और नरेंद्र मोदी को फवाद चौधरी ने निशाना बनाया है। इन सब के बीच फवाद चौधरी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। ये वीडियो एक इंटरव्यू का है जिसमें फवाद चौधरी जेल में अपने साथ हुए बर्ताव के बारे में बता रहा है। फवाद चौधरी इसमें बता रहा है कि करंट लगाने से लेकर वो तमाम तरीके से उनके साथ गिरफ्तारी के बाद आजमाए गए, जो किसी खूंखार अपराधी के साथ भी नहीं किया जाता है। बीते साल 9 मई को पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए थे। इसके बाद पाकिस्तान में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां का दौर चला था। इसी दौरान फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान जेल के अनुभव पर फवाद चौधरी ने कहा कि ये जेल नहीं टॉर्चर सेल था। जी हाँ दोस्तों, जब आप फवाद चौधरी का ये बयान सुनेंगे आपको इतनी जोर की हंसी आएगी, क्योंकि इनके चेहरे से जो कॉमेडी झलकती है किसी भी दुख वाली चीज को बताने में, ऐसा लगता है कि ऐसे नेताओं के साथ ऐसा होना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि जो बेफिजुल के भारत जैसे देश में लोकसभा इलेक्शन में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा हो और जिसकी खुद की हालत बड़ी खस्ती हो, माली हो, आखिर उसके साथ ऐसा होना तो बनता ही है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, पहली चीन यात्रा पर पहुंचे मालदीव के मंत्री ने कहा भारत हमारे लिए सबसे अहम, सबसे उपयोगी। जी हाँ, चीन के पहले दौरे पर पहुंचे मालदीव के एक वरिष्ठ मंत्री ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की हाल की नई दिल्ली यात्रा और अपने देश की पर्यटन निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए भारत के साथ संबंधों के महत्व पर बात की। आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के भारत दौरे के बाद माले ने नई दिल्ली के साथ संबंधों को नए सिरे से स्थापित किया है। मुइज़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल
शामिल होने के लिए 9 जून को भारत गए थे। मुइजू को चीन का समर्थक माना जाता है। तो वहीं बता दें, आखिर मस्जिदों में क्यों लगे हैं बड़े बड़े लाउड स्पीकर? जी हाँ, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री ने उठाया सवाल। धर्म के नाम पर शोर क्यों है, जैसा दिया बयान। बता दे, पाकिस्तान के संघीय राजस्व बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद मोहम्मद शब्बर जैदी ने देश में धर्म के दिखावे पर सवाल किया है। उन्होंने मस्जिदों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाने को भी गैर जरूरी कहा है। फैजल वहीद के रफ्तार यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए शब्बर जैदी ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप इतनी जोर से अजान दें किसी का सिर हिल जाए। मैं अभी आ रहा था और इतनी जोर अजान की आवाज आई कि मेरे सिर में लगी। ये बात मुझे पसंद नहीं आई, मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है। आखिर क्यों इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं ये लोग? आखिर क्यों अल्लाह से किसी के रिश्ते के बीच में दखल देने की कोशिश करते हैं? आपको बता दें, शब्बर जैदी आए दिन भारत की जमकर तारीफ करते हैं। दोस्तों, भारत के राजनेताओं और लोकतंत्र की तारीफ करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास मनमोहन सिंह नहीं थे। अगर मनमोहन सिंह जैसी सोच का कोई आदमी पाकिस्तान के पास होता तो देश की हालात कुछ और ही होते। यानी कि दोस्तों, वो लगातार भारत समर्थित नजर आते हैं। और लाउड स्पीकर को लेकर अजान पर जो ये कमेंट किया है दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने कहा यूक्रेन युद्ध में चीन ने रशिया को मिसाइल व हथियारों की मदद देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जी हां, चीन की राजधानी बीजिंग में अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन पर हमले में चाइना द्वारा रशिया को मिसाइल तथा अन्य हथियारों के रूप में तकनीकी मदद देना एक बहुत बड़ी गलती है। चीन के वित्तीय केंद्र शंघाई में दिए गए भाषण में बर्न्स ने यह भी कहा कि रशिया का हमला तीसरे साल में प्रवेश कर गया है और यह यूरोप में अस्तित्व का संकट बन गया है। बर्न्स ने कहा कि हमारा मानना है कि इस भयानक युद्ध के लिए रूसी संघ के रक्षा औद्योगिक आधार को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए हजारों की संख्या में चीनी कंपनियों को रशिया को इतने सारे घटक, प्रौद्योगिकी घटक, माइक्रो प्रोसेसर, नाइट्रो सैल्यूज भेजने की अनुमति देना एक बहुत बड़ी गलती है। तो दोस्तों, वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। तो भारत ने इस बार दिया ऐसा जवाब कि इस्लामाबाद की हो गई थू थू। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर राग अलापा तो भारत ने ऐसा जवाब दिया कि इस्लामाबाद की भयंकर बेइज्जती हो गई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान बार बार संयुक्त राष्ट्र का ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को उठाता है, जबकि पाकिस्तान का आरोप निराधार, बेतुका और ध्यान भटकाने के लिए किया जाने वाला आदतन प्रयास है। पाकिस्तान अपने देश में बच्चों के साथ हो रहे घनघोर अपराधों से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है। बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आयोजित बहस के दौरान यूनाइटेड नेशन में भारत के उप प्रतिनिधि आर रविंद्रन ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। ऐसे में कश्मीर मुद्दे पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? पाकिस्तान को जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट में। तो वहीं आपको बता दें, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। जी हाँ, चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भारतीय जनता पर कटाक्ष करते हुए तंज कसते हुए कहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और भाजपा पूर्ण बहुमत से दूर रह गई, उसके बाद सेन ने कहा है कि इससे साफ है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। अमर्त्य सेन ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान भी सेकुलर है, लिहाजा राजनीतिक रूप से खुले विचारों वाला होने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार सही है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है और ये इस चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है। बहरहाल इस नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी को आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, जो इस प्रकार से बातें कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? ऐसे में देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है इस पर। क्या भारत हिंदू राष्ट्र है या नहीं, या आगे होगा? जो भी आपकी राय है दोस्तों बताना मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।